पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ मिक्की बेदी जी जुड़ रही हैं, जो हमें 5 कोशास का ज्ञान दे रही है। तो हम सभी बहुत आभारी हैं उनके। ज्वाइन करने ही वाली हैं वो अभी। जी, मिकी जी हमारे बीच आ चुकी है। वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक हार्दिक स्वागत पूरे ग्रुप की तरफ से। और मैं आपको इस पर ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं और हम सभी को इतनी खूबसूरती के साथ ज्ञान दे रहे हैं। जी मिकी जी। जी, तो इन सेशंस में हम कोशों के बारे में जान रहे हैं और पिछले सेशन में हमने प्राणमय शरीर, ये 5 कोशों के बारे में हमने जाना। अन्नमय शरीर के बारे में हमने चर्चा की कि कैसे अन्नमय शरीर, अन्न खाने से जो शरीर बनता है और जो दिखता है हमें, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, और वो 3 प्रकार की हमने बताया था कि भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। और आज हम प्राणमय कोश के बारे में जानेंगे। ये दूसरा कोश है ना। तो जब मृत्यु होती है तो प्राण में जो शरीर है, फिजिकल शरीर भी यहीं पर आ जाता है और प्राण में शरीर भी, ये दोनों शरीर मृत्यु के बाद यहीं रह जाते हैं। तो प्राण में शरीर क्या है? प्राण में शरीर है कॉस्मिक लाइफ फोर्स। इसको हम प्राणदायिनी, जीवनदायिनी ऊर्जा कहते हैं। और जो लोग जितने इमोशनली, मेंटली स्ट्रोंग होते हैं, उतना ही उनका जो प्राण में कोश है वो उतना ही स्ट्रोंग होगा। तो जितना जब हम आसन, ध्यान वगैरह करते हैं, श्वास प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो अच्छी तरह से करते हैं, उतना ही हमारा प्राणमय कोश जो है स्ट्रोंग होता जाएगा। प्राणमय कोश आपको दिखता नहीं है, स्थूल बॉडी आपको दिखती है, प्राणमय कोश आपको दिखेगा नहीं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक जो तरंगे उठती हैं और एक कोश बनता है, उसको हम प्राणमय कोश कहते हैं।
जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि श्वास श्वास को बहुत अच्छी तरीके से भरो अपनी बॉडी में, जब हम मेडिटेट करते हैं अपने आप को सेंटर करने के लिए, हम क्या कहते हैं कि पहले 3 गहरे श्वास लीजिए, है ना, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए, और साथ ही साथ हम, और जैसे जैसे हम इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, हम सेंटर होते जाते हैं। तो हम इनहेल और एक्सहेल के वक्त क्या कहते हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को अंदर लेकर जाओ, और जितनी टेंशन, वरीज, जो भी इधर उधर की ऊर्जा है उसको एक्सेल करते जाओ। और जब हम 2 3 या 4 5 बार ऐसा करते हैं तो हम सेंटर होने लग जाते हैं, थोड़ा सा शांत होने लग जाते हैं। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा प्राण में कोश, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको ये जानना है कि मैं प्राण में कोश भी नहीं हूं। ये मतलब अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर एंड में जाकर हम देखेंगे कि कैसे। मैं स्थूल शरीर के बारे में हमने जान लिया, हमने अब प्राण में कोश के बारे में जान लिया, लेकिन मैं आत्मा, इन दोनों चीजों से अलग हूं। इसको भी ध्यान में रखना है, ये पॉइंट हमेशा मतलब याद करके रखना है कि मैं ना स्थूल शरीर हूं, ना सूक्ष्म शरीर हूं, ना मैं कारण शरीर हूं, है ना ही मैं प्राण में शरीर हूं। कैसे हम इनसे अलग है, ये नेक्स्ट एपिसोड्स में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मनोमय कोश में जाएंगे, ज्ञानमय कोश में जाएंगे, ब्लिस कोश में जाएंगे, तो हमें पता लगेगा। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो हमारा मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और हमारा जो ब्लिस बॉडी है ना, वो सब वो जाते हैं। मनोमय कोश की वजह से हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम जन्म लेते रहते हैं, बार बार आते हैं, क्योंकि कुछ जो चीजें बच जाती हैं, या कुछ चीजें ऐसी जो हम पूरी नहीं कर पाती, जो कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, वो मनोमय कोश में इकट्ठी होती रहती है, और उसके बाद हम बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं। हाँ, एक बार हम जब ब्लिस बॉडी में पहुंच जाए तो उसके बाद हमारा मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो प्राणमय कोश, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम जैसे ये श्वास के साथ कनेक्टेड है, हम भीतर जितना गहरा डीप ब्रीथिंग करते हैं, है ना, और प्राणायाम के द्वारा इस कोश को हम स्ट्रोंग बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई बीमार होता है, जब हम उसको या उसको ऑक्सीजन कम हो जाती है, या कोई उस स्टेट तक पहुंच जाता है, हम कहते हैं कोमा में चला गया, अब उसको वेंटिलेटर पे रखा है, उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, या उसके हार्ट काम नहीं कर रहा, या उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, उसमें प्रॉपर एयर नहीं जा रही, तो वेंटिलेटर पे भी या उसको ऑक्सीजन पे भी कितनी देर रखा जा सकता है ना। अगर उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी जो हम उसको दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, वेंटिलेटर भी दे रहे हैं, उसको ऑक्सीजन भी चढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं बचते ना बीमारी के बाद। ऐसा होता है, हम कहते हैं कि चले गए कोरोना काल में, हम कहते हैं कितनी ऑक्सीजन की कमी होगी जी, उसको श्वास तो आ रहे हैं, श्वास उसके भीतर है, तो ऐसा क्या है जो निकल गया। ये सब हमको चिंतन करना है। अभी हम प्राणमय कोश में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे कि कहीं श्वास को ही हम सिर्फ प्राणमय कोश से रिलेट नहीं कर सकते। तो प्राण में जो कोश है, जिसके जो प्राण हैं वो 5 तरह के हैं। हमने पिछली बार भी उनको बताया था, पहले हमने नाम ही बताए थे, आज थोड़ा सा इनका डिटेल में करेंगे। तो प्राण में कोश हो गया, प्राण कोश हो गया इसका, जो सबसे पहले इसके जो 5 है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यायाम वायु। आज हम इन 5 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये 5, ये हमारा जो है प्राण में कोश के भाग हैं। तो सबसे पहला हम जो करेंगे, प्राण शरीर। प्राण शरीर, प्राण शरीर क्या है, इसका स्थान क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका स्थान, जो प्राण जो हमारा है वो हमारा हार्ट है, हृदय चक्र है। तो थोड़ा सा आइस क्लोज करते हुए जरा देखिए, हार्ट में थोड़ा श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए, हार्ट सेंटर से। जब हम बोलते हैं ना हम हार्ट सेंटर से ब्रीथ कर रहे हैं, तो बस आपको विजुअलाइज करना होता है
देखिए जब आप हार्ट से सांस ले रहे हो तो ब्रीदिंग पूरा ऊपर भी फैल रही है आपके, हल्का सा हार्ट से लेकर ब्रीथ करिए। तो कौन कौन से, जब हम श्वास लेते हैं और इनहेल करते हैं तो प्राण वायु को जब हम भीतर लेते हैं तो इसका मेन जो पार्ट आ गया, इसका ब्रेन आ गया। और ब्रेन के साथ ये जो हमारे सेंसेस आ गए, कान आ गए, आईज आ गए, नोज आ गई, हमारा ये मुंह आ गया, ये हमारे सेंसेस, ये जो हमारे प्राण शरीर जिसका स्थान हृदय चक्र है, और इसके ऊपर के ये जो सेंसरी पार्ट है, जो इसका केंद्र है, हमारा ब्रेन है। अब जो प्राण है, प्राण जो इसका शरीर है, जो इसका ये कोश है, इसका संबंध क्या हो, ये अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो समझ लीजिए हमारे शरीर के मैक्सिमम सिस्टम जो है काम नहीं करेंगे। अगर हमारा प्राण में ये को जो प्राण सही से काम नहीं करेगा तो हम अच्छी तरह से सुन नहीं पाएंगे, या सेंसेस काम नहीं करेंगे, आंखें अगर काम नहीं कर रही हैं, या हमारा टेस्ट रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो नाक हमारा सही काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राण शरीर में कुछ डिसबैलेंस आ गया है। और उसमें जो इंद्रियां भी हैं उनका फंक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि शरीर को काम करने का जो निर्देश देता है वो प्राण देता है। तो अगर ये प्राण हमारा ठीक नहीं होगा तो हमारे सेंसरी ऑर्गन और हमारा ब्रेन ठीक ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। अब जो हार्मोन सिक्रेट करने का काम है वो भी इसी से होते हैं, ब्रेन स्टिमुलेट करता है, ब्रेन का कार्य ये है। अगर हार्मोन सही काम नहीं कर रहे हैं आपकी बॉडी में तो समझ जाइए कि आपका जो प्राण जो शरीर है वो सही नहीं है, उसमें डिसबैलेंस हो गया। ब्रेन से कोई भी प्रॉब्लम जो ब्रेन से कनेक्टेड है वो समझ लीजिए वो प्राण की वजह से है। और श्वास की जो भी कोई समस्या अगर आपको आ रही है, आपके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे है ना, ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम है, गले की कोई प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए आपका प्राण ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो भी हम कहते हैं क्या होगा, फोगी हो जाता है ना, उसको उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको पैनिक अटैक आ रहा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसको उसको लगता है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है, तो उसका प्राण ठीक नहीं ठीक नहीं है। तो इसको हम किससे ठीक करेंगे, इसको हम डीप ब्रीदिंग से, ये बाद में, अभी इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये हमारे फंक्शंस को, अगर हमारे ये 5 पार्ट सही काम नहीं करते तो हमारी बॉडी के ऊपर उनको उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। तो प्राण के बाद आ गया हमारा अपान, और अपान का संबंध हमारा नीचे नीचे वाले ऑर्गन से है। इसकी मेन सीट वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में है, को मान लेते हैं, लेकिन जो इसके जितने नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपान, इसका जो प्रवाह है, इस वायु की का प्रवाह है वो नीचे की तरफ है, आउटवर्ड है ना। तो अपान वायु जो होगी वो नीचे की तरफ आ गई, हमारी नाभि से नीचे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए हमारे, ये सारे अपान वायु में होते हैं। मेंस के ये जेनेटियल ऑर्गन हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, ओवरी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एनएस, ये सारे जो पॉइंट्स है ये सब हमारे अपान वायु से है। अगर अपान वायु इम्बैलेंस हो जाती है तो लड़कियों के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो इम्बैलेंस होंगे, पेन आती होगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिन बार बार, जिसको कभी कभी बहुत लोगों को यूरिन आता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन होगी तो क्या हुआ, इसका मतलब अपान वायु उसकी सही नहीं है। तो जो वायु बाहर की तरफ जानी चाहिए थी नीचे से और बाहर की तरफ जानी चाहिए थी वो रुक गई, उसका प्रवाह रुक गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, यानी कि जो टॉक्सिन है वो बॉडी में ही रह गए, और टॉक्सिन जो है बॉडी से बाहर ठीक ढंग से नहीं निकल पा रहे, तो अपान वायु आपकी इम्बैलेंस हो गई। जो मदर जब बेबी को डिलीवर करती हैं वो भी अपान वायु की वजह से ही होता है ना, ये बाहर की तरफ इसका प्रवाह होता है। तो अपान वायु जब हमारे बहुत सारे नकारात्मक इमोशंस
हमारे ऑर्गन्स में जमा होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोस्ट्रेट, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैडर की समस्याएं, है ना, ये सब कुछ इसकी वजह से है। अपान वायु अगर इम्बैलेंस होता है, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कोई समस्या, कोई यूरिनरी ब्लैडर की समस्या, ये अपान वायु। तो इसलिए अपान वायु को भी आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो प्राण का था हमारा हृदय का स्थान, और अपान होगी हमारा नीचे, नाभि से ये नीचे का स्थान हो गया। जो हमारे पैल्विक अंग है, उनके आसपास के सारे अंगों का संचालन जो है ये हमारी अपान वायु करती है। तो कभी कभी बहुत सारी एसिडिटी हो जाती है ना, और खाना अच्छी तरह से नहीं पचता, ये भी सारा अपान वायु की वजह से है। बहुत बार लेडीज कहते हैं उसका बार बार मिस कैरेज होता जा रहा है, तो इसकी वजह भी अपान वायु का इम्बैलेंस होना है। तो ये सारा जो सिस्टम हमारा हिल जाता है अगर हमारा अपान वायु जो है ये ठीक ढंग से काम ना करे, उसका फंक्शन जो है खराब हो गया या डिस बैलेंस हो गया, तो ये मेन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी में। प्राण जो है, क्योंकि बाहर से जो हमारा जो प्राण है बाहर की तरफ जा रहा है, और उसका प्रवाह जो अगर जब जब बाधित होगा, चाहे वो हमारे हम डीप ब्रीदिंग अच्छी तरह से ना करते हो, या टॉक्सिन बॉडी में नकारात्मक इमोशंस है वो इकट्ठे होते जा रहे हो, इसकी वजह से जो हमारे जो श्वास है वो अव्यवस्थित हो जाएंगे, ऑर्गन भी अव्यवस्थित हो गए, उनका फंक्शन भी अव्यवस्थित हो गया, तो शरीर में हर जगह अफरा तफरी मच गई, सारे ऑर्गन अलग अलग भटक गए, उनका काम करने का तरीका ही सब डिस्टर्ब हो गया। तो वो डिस्टर्ब हुआ तो हमारी सारे ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो भी अब नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये सब अपान वायु की वजह से है। तो इसीलिए हम जब जितना भी हम प्राण में कोश के ऊपर फोकस करते हैं, इसको सबसे ज्यादा इसको जो हम हील और बैलेंस हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं जितना ज्यादा। इसीलिए हम कहा जाता है कि सिर्फ मेडिटेशन से नहीं, जैसे हमको स्थूल शरीर के लिए हमने कहा था कि अच्छा भोजन चाहिए ताकि आपकी फिजिकल बॉडी फिट रहे और आप ध्यान कर पाओ, तो प्राण में कोश को आप श्वासों के द्वारा, ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अब आ गया तीसरा जो वायु है, समान वायु। पहली होगी प्राण, अपान, और अब समान। अब समान, या पहले हमने लिया हृदय और उसके बाद हमने नाभि के नीचे की जगह, अब ये सेंटर, ये जो हमारी पेरिफेरी टू सेंट्रल अम्बिकल कोड तक इसका स्थान है ना, हृदय और हमारी नाभि के बीच का ये जो स्थान है। अब ये क्या करता है समान वायु, जितना भी हम खाना खाते हैं उसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है जो भी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसको समान रूप से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम समान वायु करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा हम कहते हैं कि वो इतना खाता है, इतना हेल्दी खाता है, लेकिन उसको लगता नहीं है भोजन, है ना, दुबले पतले बहुत सूखे होंगे कि इतना खाना खाता है फिर भी इसको कुछ नहीं लगता। हमको लगता है भाई पतला, कितना पतला है, इसकी तो, या इसकी तो हेल्थ ही नहीं बनती है, इतना खाना खा लेता है। कईयों लोगों को आपने देखा होगा 12-12 केले खा जाएंगे, आधा आधा किलो देसी घी खा जाएंगे, इतना खाने के बाद भी उनका वेट नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जो वो खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। कितनी उनकी मेडिसिन चलती हैं, कितना आयु, मतलब लोग इधर उधर भटकते हैं मोटे होने के लिए कि हमें मोटा होना है, पर वो मोटे नहीं हो पाते। तो रीजन क्या है कि उनकी समान वायु डिस्टर्ब हो चुकी है, वो इम्बैलेंस हो चुकी हुई है, और जो बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करने बॉडी ने वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ऑर्गन उनको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो इसको भी हमको बैलेंस करना होता है, सेहत ही नहीं बनेगी। कई कहते हैं ना किसी को पत्थर भी हजम हो जाते हैं, भी हम कहते हैं उसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, और कईयों को जरा सा वो दलिया खा लेंगे या कुछ हल्की हल्की चीजें भी खा लेंगे, वो भी उन्हें हजम नहीं होती। तो समान वायु
ये इम्बैलेंस हो गई। और उसके बाद आई उदान वायु। अब हमारा गला और के ऊपर इसका प्रवाह ऊपर की ओर है, अपान वायु का प्रवाह नीचे की तरफ था। अब उदान वायु इसका प्रवाह है ऊपर की तरफ, जिसमें आंखें आ गई, कान, नाक, जीभ आ गई, श्वास का बाहर निकलना, हिचकी, इसको करना, और डकार। कई, और जब ये इम्बैलेंस हो जाता है ना, आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत जोर जोर के डकार आते हैं, और मैंने देखा है कि कई लोग इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं कि हर वक्त उनको डकार आते रहते हैं, इतने डकार आते हैं, बिना खाना खाए भी उनको डकार आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये उदान वायु जो है इम्बैलेंस हो चुका हुआ है। कईयों को हिचकियां ही नहीं रुकती है, हिचकियां लेते रहते हैं, तो वो इम्बैलेंस हो चुका है। क्योंकि उनकी, और कईयों की आवाज में गड़बड़ हो जाती है। उनकी आवाज आप देखोगे, सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि ना तो इनकी आवाज में मतलब कुछ गड़बड़ है ना। और कुछ लोगों को आप देखोगे वाणी में एक ओज नहीं रहता। जैसे जैसे ये जो हमारी जो उदान वायु है बैलेंस होती जाती है ना, उसका ओज भी बढ़ता जाता है, प्रभाव बढ़ता जाता है ना। आपको उनको सुनना अच्छा लगने लग जाएगा जब आपके पास सामने वो आएंगे ना, कि आपको लगेगा कि बस वो बोलते जाए और हम सुनते जाए, तो उनकी वाणी में ओज आता जाएगा। अब है व्यान। अब हम एक एक सेल तक जो हमने खाया है, सिर से लेकर पैर तक पूरा, अब ये जो ये व्यायाम है ना, ये सारी बॉडी में फैला हुआ है ना। तो इससे क्या होगा कि एक एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना इसका काम है, पूरी बॉडी में। एक एक डीएनए में, एक एक एटम में ऑक्सीजन को लेकर जाना है, और इसी ऑक्सीजन से हमारी प्राण शक्ति बनती है। तो अगर जैसे कोई शरीर में इंफेक्शन हो गया तो क्या होता है, क्या हम क्या बोलते हैं कि देखो ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना। व्यायाम जो है इसका कम हो गया, पूरी बॉडी में उसका ऑक्सीजन नहीं फैल रही है। और हमारी बॉडी जब हम इनहेल करते हैं, हम श्वास ले रहे हैं, और जब आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु के बिल्कुल निकट होता है, या डेथ बेड पे जिसको पता होता है, या हमें पता है कि अब ये कुछ अंतिम सांसें ही गिन रहा है, तो जब उसके मुंह में गंगा जल भी डाला जाता है ना, तो वो भी बाहर आ जाता है। और कभी कभी मरते हुए आदमी के इसके प्राण अब निकलने वाले हैं, तो लोग उसमें जीभ के ऊपर तुलसी के पत्ते रख देते हैं। लेकिन वो तुलसी के पत्ते भी अंदर नहीं जा पाते, बाहर ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हो गया? हम कहते हैं ना प्राण उखेड़ू हो गए। और ये चीज मैंने ऑब्जर्व की जब मेरी मदर की डेथ हुई। तो जैसे जैसे उनका वक्त पास आता जा रहा था, तो मेरे को, मैं फटाफट गंगा जल लेकर आई, गंगा जल डाला, बट एकदम से उनको वॉमिट आ गई, मतलब वो अंदर नहीं गया गंगा जल ना, तुलसी के पत्ते बस जीभ पर ही थे, वो अंदर नहीं गए। तो क्यों? क्योंकि जो श्वास, जो चीज, जो प्राण शक्ति हम कह रहे थे कि अभी तक हम ये कह रहे थे ना कि श्वास से शरीर चलता है और श्वास ही सब कुछ है, लेकिन अब हमने क्या देखा कि श्वास प्राणदायिनी, जीवनदायिनी एनर्जी तो है, लेकिन ऐसा क्या था कि श्वास बंद हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो श्वास जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं वो भी नहीं हूं। जब मृत्यु होती है तो सबसे प्राण पहले निकल जाते हैं। तो आत्मा और प्राण में शरीर भी डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। तभी तो वो, जब हम कहते हैं कि अगर उसको श्वास नहीं आ रहा, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया, या उसको वेंटिलेटर पे रख दिया, उसको उसको जान दे रहे हैं, पर श्वास अखेड़ू हो गए, प्राण उखेड़ू हो गए, हम कहते हैं कि वेंटिलेटर भी काम नहीं आ रहा, ऑक्सीजन भी नहीं जा रही। तो ऐसा क्या निकल गया बॉडी से? तो प्राण शरीर अलग है, और आत्मा जो जिसकी हम बात करेंगे बाद में, वो दोनों अलग है। तो हमको डिफ्रेंशिएट भी करना
है कि मैं प्राण शरीर भी नहीं हूं, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, इसी तरह ये प्राण में कोश भी मेरा है। तो ये दो चीजों को हमें अगले जब हम डिस्कस करेंगे मनोमय कोश के बारे में और विज्ञान में कोश के बारे में, तब हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हम थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे और अपने प्राणमय कोश को एक्टिवेट भी करेंगे। तो अब इस अध्याय से हमने मेन ये चीज सीखी है कि चाहे प्राणमय कोश मैं नहीं हूं, लेकिन प्राणमय कोश का स्वस्थ होना भी जरूरी है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पे पहुंचने के लिए हमें प्राणमय कोश को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर हम अच्छी तरह से डीप ब्रीदिंग नहीं करते, है ना, इनहेल एक्सेल अच्छी तरह से नहीं करते, कुछ खास तरह के प्राणायाम नहीं करते, तो ये हमारी जो डिफरेंट तरह की हमने वायु का 5 तरह के वायु का हमने प्राणों का जिक्र किया, उनमें इम्बैलेंस रहेगा। तो कोई कॉन्स्टिपेशन है, या कोई हमारी सेंसेस की कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्मोन की कोई प्रॉब्लम है, या हमारे लंग्स में की कोई प्रॉब्लम है, या एसिडिटी है, तो ये डिफरेंट तरह के इम्बैलेंस की वजह से ये सब कुछ होता है। तो हमें सबसे ज्यादा क्या ध्यान, अगर हमने अपने सूक्ष्म शरीर और हमने स्थूल शरीर को जब हमने किया था, तो उसको खान पान के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा हमको उसको फिट रखना है। और जब हम प्राण में कोश के ऊपर आएंगे, तो हमें इसकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमको करनी है और सीखनी है असेंशियली। ऐसा नहीं है कि आप बिना डीप ब्रीदिंग किए या बिना प्राणायाम किए इस कोश को आप स्वस्थ रख पाओगे। ये उतना ही जरूरी है जितना कि ध्यान। हमारी जो अगली यात्रा होगी, अगले कोशों पर हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमारा प्राण में कोश भी स्वस्थ होगा। अभी तो हम ब्रीथ भी अच्छी तरह नहीं करते, है ना, करवाना पड़ता है कि डीप ब्रीथ करो, तो पहले छोटा सा ही ब्रीथ हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, वो हार्ट से भी नहीं आएगा। जब मैंने आपको बोला था कि हार्ट पर फोकस करो, तो आपने देखा होगा हमारी ब्रीदिंग आ कहाँ से रही है। अभी भी अगर आप फोकस करोगे वहां पे डीप ब्रीदिंग का कोई, बहुत कम लोग डीप ब्रीथ करते हैं, बहुत कम लोग, करवाना पड़ता है। और लोगों को लगता है कि जो ब्रीदिंग है वो तो ऐसे ही है, बस आंखें बंद किया और बैठ गए, यही ज्यादा बेटर है। तो प्राणमय कोश तो स्वस्थ नहीं होगा, और जब वो स्वस्थ नहीं है, तो आपके बाकी कोश भी स्वस्थ नहीं, आप नहीं रहोगे ना। अगली अपनी आपकी यात्रा पूरी ही नहीं होगी, रास्ते पे आप चल ही नहीं पाओगे। तो जब भी आप ध्यान करते हो या ध्यान में बैठते हो, तो उससे 5-10 मिनट पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, या सुबह अर्ली मॉर्निंग का एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग भी करनी है। तरह तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स है, भस्त्रिका है, अलग अलग तरह के प्राणायाम है जो इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। तो खान पान के द्वारा और ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा हमें इन दोनों को अपने इसको व्यवस्थित रखना है, बैलेंस में लेकर आना है। तो जब हम बैलेंस अपने शरीर को, प्राणमय कोश को स्ट्रोंग करते हैं, और बार बार हम बोलते हैं कि अगर हम बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम कभी भी अपने ब्लिस बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारा जो जर्नी है वो ब्लिस, आनंद में कोश तक पहुंचने की जर्नी है। और वहां तक हम इन पड़ावों को पार करते हुए ही पहुंच पाएंगे, ऐसे जंप नहीं मार देंगे एकदम से जाकर, है ना। तो इस बॉडी को भी हमें बैलेंस में करना है, पूरी वायु को, जितनी तरह के ये 5 प्रकार की वायु जिसका हमने जिक्र किया, उनको बैलेंस में करना है। तो आज हम पहले ब्रीदिंग करते हैं थोड़ा सा, और फिर मेडिटेट करेंगे। अपनी ब्रीदिंग को देखना, आप कितना गहरा श्वास ले पाते हैं। तो हम बहुत डीप और दूसरे हार्ड प्राणायाम में तो नहीं जाएंगे, सिंपल और बेसिक प्राणायाम जो करेंगे। लेकिन जब भी आप मेडिटेट करो, तो पहले 2-3 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करो, ताकि आपकी सारी 5 तरफ की ये जो प्राण है वो बैलेंस में आए, है ना। चलिए, क्लोज योर आईज। आराम से कर तुम शाह। सिमा मत तुम आराम शाह। सेंटर करना है अपने आप को। तो सेंटर करने के लिए आपने डीप ब्रीथ करना है, जैसे
नेवल से, अपनी नाभि से श्वास लेते हुए ऊपर तक लेकर आना, एक्सेल करना, पूरा फुल डीप ब्रीथ, जिसको जितना गहरा श्वास ले सकते हो आप। अरमदेश अरमदेश, गहरा श्वास, एक्सेल 3 बार लेना है आपने। और जैसे जैसे आप श्वास लेते जा रहे हो, आपने अफर्म करना है कि मेरे पांचों प्रकार के जो जो प्राण हैं बैलेंस होते जा रहे हैं। एक बार फिर डीप ब्रीथ करते हुए जितना गहरा श्वास ले सकते हो, पूरा ध्यान आपका पूरे अंगों पर, कैसे कैसे आप प्राण ले रहे हो और कैसे अंगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और 3 बार श्वास आप हार्ट से लेंगे, हृदय चक्र से, पूरा फोकस आपका हृदय चक्र पर। इनहेल जब कर रहे हो आप, जो जितनी भी सैडनेस, जितनी भी नेगेटिविटी हार्ट में डिपॉजिट है, सब डिसॉल्व और रिलीज होती जा रही है। कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, सब रिलीज होती जा रही है। आपको ब्रीथ करना है और एक्सेल करते हुए आपने बोलना है, मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मकता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सब एक्सेल करते हुए रिलीज होता जा रहा है। और अब हम इनहेल करेंगे। तो अब हम जब ने हमने इनहेल करना है, तो आपने इंटेंशन देनी है कि मैं जितनी भी यूनिवर्स की प्राणदायिनी जीवनदायिनी ऊर्जा को मैं इनहेल कर रही हूँ, उस गोल्डन लाइट को, उस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को अपने भीतर हर सेल में भरती जा रही हूँ। और एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए, मेरे भीतर जितनी नकारात्मकता है, जितना स्ट्रेस है, जितना इम्बैलेंस है, सब रिलीज करते हुए, एक्सेल करते हुए। और हर श्वास के बाद आप और अधिक बैलेंस, और अधिक स्टेबल, और अधिक सेंटर्ड, और अधिक एनलाइटमेंट में आते जा रहे, पूरी बॉडी अलाइनमेंट में आती जा रही है। श्वास लेना है और छोड़ते जाना है। पूरे शरीर के हर एक सेल में यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा की ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा बढ़ती जा रही है हर एक सेल में। आप पूरे सेल्स में ऑक्सीजन फैलाते जा रहे हो, लाइफ फोर्स एनर्जी, जीवनदायिनी एनर्जी, प्राणदायिनी एनर्जी, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। और आपके पांचों प्रकार के ये जो प्राण हैं, सब बैलेंस में आते जा रहे हैं। और आप एक्सेल करते हुए आपने बोलते जाना है, कोई भी ऊर्जा जिसकी वजह से मैं सेंटर नहीं हो पा रही, इम्बैलेंस हूँ, सब एक्सेल कर देना है। जितना टॉक्सिन है बॉडी में जमा हुआ, सब एक्सेल करते हुए मेरा प्राणमय कोश स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जब हम गहरा श्वास लेते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक जो लेयर जो हमारी बहुत वाइब्रेंट होती जाती है, हमारा ओज बढ़ने लगता है। तो डीप ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। एक बार फिर श्वास लेते हुए, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल
कॉस्मिक ऊर्जा पूरे अंगों में फैलती हुई, स्पाइनल कॉलम में फैलती हुई, नर्वस सिस्टम में फैलती हुई, और ब्रीद आउट करते हुए हर उस नकारात्मक थॉट को, टेंशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, टॉक्सिन्स को और जैसे जैसे मैं श्वास ले रही हूँ, ये प्राणदायिनी जीवनदायिनी ऊर्जा मेरे शरीर के हर सेल में फैलती जा रही है। और मेरी बॉडी जो है, जितना भी हम भोजन खाते हैं, हम पानी पी रहे हैं, वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब करती जा रही है। सिर से लेकर पैर तक कहीं कोई ब्लॉक है, सब डिसॉल्व होता जा रहा है। हर श्वास के साथ ये कॉस्मिक लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे भीतर फैलती हुई और एक्सेल करते हुए जितना टॉक्सिन है, जमी हुई ऊर्जा है, डिसॉल्व और रिलीज होती हुई। तो अभी हम बहुत धीरे धीरे करेंगे, इसको तेजी से नहीं करेंगे। अरम सिममततते अश्तितितितितोम शाह। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर ही रखना है। फिर एक बार गहरा श्वास लेते हुए लाइफ फोर्स एनर्जी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती हुई, प्राणदायिनी जीवनदायिनी ऊर्जा 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में फैलती हुई, और जितना भी सूक्ष्म नाड़ियों में जमा हुआ ऊर्जा है, जो ऊर्जा काम की नहीं है, एक्सेल कर देना है उसे। हमारा शरीर और अधिक बैलेंस में और अधिक अलाइनमेंट में आता हुआ, पांचों प्रकार के प्राण बैलेंस होते हुए, जितनी भी इम्बैलेंस ऊर्जाएं है, सब एक्सेल करते जाना है। बैक एकदम सीधी रखनी है, और एक बार फिर लंबा गहरा श्वास भरना है अपने भीतर। अरमततततततुम अस्तितितितितितितुम अरमततततततुम अश्तितितितितितितुम सिममतते शाह। और एक्सेल करते हुए जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, इम्बैलेंस है, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, सब रिलीज होते हुए पूरी बॉडी अलाइनमेंट में आती जा रही है, बैलेंस होती जा रही है, स्ट्रेस फ्री होती जा रही है। हमारे श्वास रिदम में आते जा रहे हैं, एक रिदम में। फिर गहरा श्वास लेते हुए और एक्सेल करते हुए सभी शरीर के अंग बैलेंस में आते हुए अरम सिक्कतततोम सिममतते अस्तितितितितोम अरमतते अष्टोम शाह। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हो, पांचों प्रकार के प्राण बैलेंस में आते हैं। अरमतततततुम अस्तततततुम शाह। श्वास लेते जाना है। अरमा सिम्मतते शाह। बड़े ध्यान के साथ, प्रेम के साथ, श्वासों के साथ रहते हुए, और जैसे जैसे आप श्वास के साथ ही इनहेल एक्सेल कर रहे हो, आप अपने भीतर भी उतरते जा रहे हो।
और जहां कहीं भी आपको टेंशन लग रही है, जहां आपको शरीर में कहीं पेन लग रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर ये वायु सही से काम नहीं कर रही, आपने उस जगह से भी आप ब्रीथ करके छोड़ सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। जैसे अगर आपको किसी पेट में कोई प्रॉब्लम लग रही है या गड़बड़ लग रही है, तो आप पेट से ब्रीथ कर सकते हो, अपने पेट से ब्रीथ करके और एक्सेल कर देना है। उसकी पेट की जितनी भी ऊर्जा, जितना भी टॉक्सिन है, उसको बाहर निकाल देना है। अरे मतलब तो आंखों में दर्द है तो आपको देखना है कि आप आंखों से ब्रीथ कर रहे हो, एंड ब्रीथ आउट। कीप ऑन, बहुत सॉफ्टली जेंटली, क्योंकि हमें आदत नहीं होती ज्यादा देर ब्रीदिंग करने की, और ब्रीथ करना बहुत जरूरी है। हम ब्रीथ करते जा रहे हैं, हमारे अंदर कॉस्मिक लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ती जा रही है, हमारा प्राण में शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, हमारा प्राण में शरीर स्ट्रोंग होता जा रहा है। जैसे जैसे हम श्वास लेते जा रहे हैं, अपने भीतर प्राणदायिनी जीवनदायिनी ऊर्जा को भरते जा रहे हैं, और जितने भी नकारात्मक थॉट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जितने जहरीले विचार हैं, या जितनी टॉक्सिन ऊर्जा हमने अपने भीतर इकट्ठी की है, उसे हम हर श्वास के साथ बाहर निकालते जा रहे हैं। हमारे प्राण व्यवस्थित होते जा रहे हैं, हमारे प्राण व्यवस्थित होते जा रहे हैं, हमारे प्राण व्यवस्थित होते जा रहे हैं। हम शांत होते जा रहे हैं और अपने भीतर और गहरे उतरते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, सेंटर होते जा रहे हैं, हम अलाइनमेंट में आते जा रहे हैं। गहरा श्वास लेते हुए प्राणदायिनी जीवनदायिनी यूनिवर्सल कॉस्मिक लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे भीतर फैलती जा रही है, प्राण व्यवस्थित होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं, अलाइनमेंट में आते जा रहे हैं, हमारी ऊर्जाएं व्यवस्थित हो रही हैं, हमारा ओज बढ़ता जा रहा है, तेज बढ़ता जा रहा है, प्राण में शरीर स्ट्रोंग होता जा रहा है। अरुणधतीश, हमारा प्राण में कोश स्ट्रोंग होता जा रहा है, व्यवस्थित होता जा रहा है, बैलेंस में आता जा रहा है, अलाइनमेंट में आता जा रहा है। हम सेंटर होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, हमारे भीतर बैलेंस की ऊर्जाएं हैं। अरमततततोम सिममतततते अममततततोम शः शिममततततोम अरमतते अस्तितितितोम शः। धीरे धीरे श्वास की गति को स्टेबल करते हुए, जब आप श्वास भर रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो, तो उसमें आवाज भी नहीं आ रही, नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, बिना आवाज के आप इनहेल भी कर रहे हो और एक्सेल भी कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई साउंड नहीं है, क्योंकि आप और अधिक व्यवस्थित होते जा रहे हो, और अधिक बैलेंस होते जा रहे हो। पांचों प्रकार के प्राण बैलेंस में आते जा रहे हैं, व्यवस्थित होते जा रहे हैं, अलाइनमेंट में आते जा रहे हैं, सेंटर होते जा रहे हो आप। अरमान शाह, आपका प्राणमय कोश और अधिक स्ट्रोंग होता जा रहा है,
जैसे जैसे प्राणमय कोश स्ट्रोंग हो रहा है, आपका अन्नमय कोश भी स्ट्रोंग होता जा रहा है। जो भी आप खाना खाते हो या आपने खाना खाया है, वो पूरी तरह से शरीर में लग रहा है, पूरे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जितनी भी फिजिकल या जितना भी इम्बैलेंस है किसी भी ऑर्गन में, वो भी रिलीज होता जा रहा है, हील होती जा रही है आपकी बॉडी, क्योंकि प्राणमय कोश स्ट्रोंग होता जा रहा है, बैलेंस होता जा रहा है, अलाइनमेंट में आता जा रहा है, प्राण व्यवस्थित होने लगे हैं। आपका ओज बढ़ता जा रहा है, आप इमोशनली स्टेबल होते जा रहे हो, बैलेंस होते जा रहे हो, सकारात्मक होते जा रहे हो, मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रोंग, बहुत स्वस्थ होते जा रहे हो। श्वास भरते जाना है, लाइफ फोर्स एनर्जी, ये कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी पूरे अंगों में फैलती हुई, पूरे कोशों में फैलती हुई, 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में फैलती हुई, हर एक मेरिडियन पॉइंट्स में फैलती हुई, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक मेरे प्राण व्यवस्थित होते जा रहे हैं। मैं शांत होती जा रही हूँ, स्टेबल होती जा रही हूँ, स्टिल होती जा रही है मेरी बॉडी। मेरे प्राण व्यवस्थित होते जा रहे हैं, प्राणमय कोश स्ट्रोंग और स्ट्रोंग होता जा रहा है। मेरी वाणी मधुर होती जा रही है, मेरे सेंसेस स्ट्रोंग होते जा रहे हैं, व्यवस्थित होते जा रहे हैं। अरम सिममतते, अरम सिममतते श। आपने ब्रीथ करते जाना है। प्राणदायिनी, जीवनदायिनी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ये कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर के हर एक सेल में फैलती हुई, हर एक ऑर्गन में फैलती हुई, हर एक टिश्यू में फैलती हुई, हर एक मसल में फैलती हुई, रक्त में बहती हुई। प्राणदायिनी, जीवनदायिनी लाइफ फोर्स एनर्जी बहती जा रही है। अरम सिममतते, अरम सिममतते अहम शाह। ये प्राणदायिनी, जीवनदायिनी ऊर्जा मेरे भीतर फैलती जा रही है। मेरा प्राणमय कोश स्ट्रोंग होता जा रहा है, व्यवस्थित होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, सुदृढ़ होता जा रहा है, स्ट्रोंग होता जा रहा है। अरमा शिमतते अस्ततततोम अरमतततोम अस्तततोम अरमतते अष्टततोम अष्टोम शः। हर श्वास के साथ 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से एनर्जी पूरे शरीर में फैलती जा रही है। मैं मेंटली इमोशनली स्ट्रोंग होती जा रही हूँ। मेरे सेंसेस स्ट्रोंग होते जा रहे हैं।
अरम सिम्मतते अरम सिम्मतते अहम शा। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी मेरे भीतर, मेरे पूरे ब्रेन में फैलती हुई, मेरा दिमाग पूरे ब्रेन के अंग यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से भरते हुए, प्राणदायिनी जीवनदायिनी ऊर्जा पूरे ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करती हुई, पूरे ब्रेन सेल्स स्टिमुलेट होते हुए, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है मैं एक्सेल करती जा रही हूँ। एक्सेल करते जाना है। जैसे जैसे मैं प्राण ले रही हूँ, गहरा श्वास ले रही हूँ, पूरी एनर्जी सिस्टम में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। मेरा रक्त शुद्ध होता जा रहा है, मेरी प्राण शक्ति बढ़ती जा रही है। बॉडी में कहीं भी इंफेक्शन है वो भी डिसॉल्व होता जा रहा है। मेरे हर श्वास के साथ मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी पूरी होती जा रही है। हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल रही है। अरमतते अहम शा। एक और गहरा श्वास लेते हुए सिर से लेकर पैर तक अपने आप को देखना है कि हर एक सेल में प्रॉपर मात्रा में ये प्राण ऊर्जा जा रही है, ये प्राण शक्ति बह रही है, ऑक्सीजन बह रही है, हमारा रक्त शुद्ध होता जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल सही है। एक एक सेल में प्राण ऊर्जा फैलती जा रही है। हमारा अन्नमय शरीर और प्राणमय कोश स्ट्रॉन्ग और सुपर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अहम शा। थैंक यू। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज हमने 15-20 मिनट हमने जैसे श्वास लिया और छोड़ा। कितने लोग 15-20 मिनट लगातार श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे कॉन्शियसली? उनको पता लग रहा था कि मैं श्वास ले रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ। कितने लोग कर पाए? सभी लोग कर पाए? कर पाए? ओके। कई लोग बीच में छोड़ देते हैं ना। हमको लगता है कि ये तो ऐसे ही है, कि प्राण हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये तो ऐसा ही है। और कई लोग बहुत कंपल्सरी करवाते हैं, जब भी ध्यान करवाते हैं ना वो 5 मिनट ब्रीदिंग करवा के बैठते हैं, है ना। तो हमको लगा कि इसकी क्या जरूरत है। और कुछ लोग गहरा श्वास भी नहीं भरते, आपने देखा होगा, नाभि से भरते ही नहीं है, हल्का सा लिया और फिर वो ऐसे छोड़ हो जाते हैं। तो जितनी हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर होगी ना, तो हमारे अंदर वो जो जिसको कहते हैं ना कि वो तो बिल्कुल थकता नहीं है, वो जितना मर्जी काम कर ले, है ना, उसमें बहुत सारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, बहुत एक्टिव है, तो उसका प्राण में कोश स्ट्रोंग होगा। अब अच्छा, एक चीज में हम भूल गए कि जब हम सोते हैं, हम सो रहे हैं, तो प्राण तब भी अपना काम कर रहे हैं। प्राण अपना काम कर रहे हैं, है ना, खाना भी हमारा पच रहा है, और वो जो पूरे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, खून भी अपना चल रहा है, सब कुछ सारा काम अपना अपना हो रहा है। लेकिन अगर हमारे घर हम सोए हुए हैं, प्राण चल रहे हैं, प्राण तो हमारे शरीर में है ना, तभी हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जो सोया हुआ है और जब मर गया उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना। अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे उसका श्वास चल रहा है, तभी पता चलेगा कि नहीं नहीं ठीक है ये। लेकिन अगर वो सोया हुआ है हम कहीं और कोई चोर आ जाए अंदर, तो हमारे प्राण
उठ के चोर के पास मिलने नहीं जाएंगे, भाई तू क्यों अंदर घुस गया, हम सोए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्राण जड़ है ना, वो उठ के वो नहीं जाएंगे चोर को रोकने के लिए, तुम क्यों अंदर आए, या कोई मेहमान आए उससे मिलने के लिए प्राण नहीं चले जाएंगे, चलो बॉडी तुम सो, मैं उनसे मिलके आता हूँ, है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो प्राण जड़ है, ये भी हमें याद रखना है। और हमारी जो पांचों प्रकार की जो हमारे प्राण हैं, इनको हमको बैलेंस में रखना है। तो या तो इसका सबसे ज्यादा, इसका प्राणायाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नाड़ी शोधन होता है। तो नाड़ी शोधन अगर आप 5-10 मिनट इसको करें तो ये हमारे प्राण में कोश को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेगेटिव इमोशंस को जमा नहीं होने देना। जितने ज्यादा नेगेटिव इमोशन जमा होंगे उतना टॉक्सिन जमा होंगे। उतने लोगों को जिनको भी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या कोई बाकी ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए उसकी कोई ना कोई वायु डिस्टर्ब्ड है ना, इम्बैलेंस्ड है उसके शरीर में। तो सिर्फ मेडिटेशन नहीं, अगर आपको हमारा जो है अन्नमेय कोश को अगर स्ट्रोंग रखना है, तो हमको प्राणमय कोश को भी स्ट्रोंग करना है, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। तभी अब हम अन्न उसके मनोमय कोश के साथ जाएंगे, क्योंकि डेथ के बाद ये दो शरीर हमारे यहीं रह जाते हैं, है ना। हमारा जो स्थूल शरीर भी यहाँ पे रह गया, प्राणमय शरीर भी यहाँ पे रह गया, जाएगा मनोमय शरीर जाएगा, विज्ञान में, और हमारा आनंद में, ये तीन जाएंगे साथ में। ये दोनों शरीर हमारे मृत्यु के बाद यहीं रह जाते हैं। चलिए, किसी ने कुछ, जी जी, जी, बहुत बहुत थैंक अच्छा यू सो आपने मच। प्रोसेस कराया। और इफेक्टिव, लाइक इमीडिएटली लगा कि बहुत अच्छा फील हो रहा है उससे। डीप ब्रीदिंग इज सो इम्पोर्टेंट। और जैसा आपने कहा, नाड़ी शोधन और प्राणायाम की जो महत्ता है, तो जी थैंक यू सो मच। जी, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच थैंक विकी यू, जी। जी, थैंक कुछ हैंड रेज है, पहले उनको ले लें। यू। जी, हाँ, मोनिका बात करिए। आत्मवंदन सभी को, हाँ थैंक जी, यू हाँ। सो मच रविंदर जी। अब मैं ऑफिस में हूँ तो पता नहीं जैसे कॉन्शियसली मैंने मॉर्निंग में आपका देखा था कि आज आपका सेशन है, तो मैंने वो बैठी थी कि आज संकल्प लिया था मुझे ये सेशन अटेंड करना है। और देखिए ओके, जी, okay. जब मैंने ज्वाइन किया तो आप वो ब्रीदिंग के बता रहे थे ना कि हाँ ऑक्सीजन हाँ, फॉर्म को देखो, आप करो। एक्सपीरियंस इतना यूनिक लगा, मैंने अपने बॉडी के एक एक सेल को फील किया। ओके। एक एक बॉडी के सेल को हेड से लेके टो तक मैंने उसको फील किया। और साथ के साथ में जब आप वो मैसेजेस बोल रहे थे, क्योंकि मैंने सेकमत रेकी की है बट मैंने वो मुझे वर्डिंग्स नहीं याद रहती हैं। जब वो चैनलिंग भी आप कर रहे थे ना, तो इतना ज्यादा मतलब अंदर से ना वो काफी सारी चीजें थी जो आज हील हुई हैं। और स्पेशल थिंग जो आपने बोला कि जब हम श्वास प्रॉपरली लेते हैं, तो श्वास प्रॉपर लेने से मेरे को एक बेनिफिट हुआ। मेरा इतने सालों से वेट लूज नहीं हो रहा था। मैं आई लॉस्ट 20 kg इन लास्ट 2-3 मंथ्स। ओके, मैंने अपने एलिमेंट्स के ऊपर मेडिटेशन करनी स्टार्ट की। मैंने अपना पहले एयर एलिमेंट, फिर मैंने अपना फायर एलिमेंट, ऐसे करके एलिमेंट्स को किया, तो मेरा वो बैलेंस हुआ। और जब आज आपने बोला ना कि ये सारा ब्रीदिंग के साथ में कनेक्ट करता है, और मैं वही बैलून की तरह टमी को फिल करके एयर लेती हूँ, तो मैंने कहा वाह, आज तो बड़ा डीप डीप ग्रेटिट्यूड, क्योंकि नॉलेज हर किसी से लेनी चाहिए। और आपकी एनर्जीज बहुत डिवाइन है, बहुत प्योर है। डीप डीप ग्रेटिट्यूड, डीप थैंक डीप यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। देखिए, जब भी हम कभी कभी ना बाहर से आए और हमको ध्यान में, हम बोलते हैं कि हाय 4 बजे 2 मिनट रह गए, मेरे को तो ध्यान पे बैठना है, बाहर का सारा काम छोड़ के आए, फटाफट दरवाजा बंद किया, अपने रूम में आए। अब जब हम एकदम आए अंदर, तो हमारा ध्यान तो बाहर, वो सारी चीजें साथ में आ गई ना। 4 बज गए, हमको मेडिटेशन पे बैठना है, अब ध्यान बाहर की तरफ है, लेकिन हम बैठ गए हैं। तो हम कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं लगता। तो अगर ध्यान में बैठने से पहले हम 2 मिनट 3 मिनट एक डीप ब्रीदिंग कर ले, तो सारे काम, एक हम सेंटर भी हो गए, जो कोई सामने वाला बोल रहे हैं हम उसको सुन भी पा रहे हैं, कॉन्शियस भी रहेंगे, और हमारा प्राण में कोश भी स्ट्रोंग होता रहेगा। तो ब्रीदिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेडिटेट करो, आप अपना ये बना लो, नियम बना लो कि हमने 2-3 मिनट हमने करना ही करना है ना।
कुछ भी टाइम नहीं लगता। और जब हम गहरा श्वास ले रहे हैं ना, हमें पता भी चलता है श्वास कहाँ से आ रहे हैं। वैसे तो हम ऑर्गन्स को देखते ही नहीं बेचारों को, है ना। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो पता चलता है श्वास कहाँ से आया, कहाँ अटका, है ना। जैसे मेरी फ्रेंड ने एक पीछे उसने ध्यान किया, कहती मैं ध्यान ले रही थी, अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ जब मैंने आज पहले तुमने बोला ना गहरा श्वास लो, तो मेरे को लंग्स में पेन आया, तो मेरे को लगा कि पहले तो ऐसे तो मेरे को सारा दिन मेरा ध्यान भी नहीं गया, लेकिन जब ध्यान श्वास ले तो पता लगा कि यहाँ पे कुछ अटक रहा है ना। तो फिर हमको पता लगता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ हीलिंग की जरूरत है, या यहाँ से मेरे को ब्रीथ करने की जरूरत है। तो ये एक इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है हमारा मेडिटेशन का, ताकि हमारा शरीर जितना स्वस्थ होगा उतना ही हम ध्यान अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर शरीर निरोगी नहीं है तो आप अच्छी तरह ध्यान भी नहीं कर पाओगे ना। कहाँ पैर में दर्द है तो आप कहाँ बैठ जी, पाओगे ना, पीठ में दर्द है आप कहाँ बैठ पाओगे ज्यादा देर, पेट में एसिडिटी आप कहाँ बैठ पाओगे ना। डकार मारते रहते हो, लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि एलोपैथी में तो इन पांचों प्रकार का प्राणों का कोई जिक्र ही नहीं है। कईयों को हिचकियां ही नहीं बंद होती है ना। उसको जी, बोलेंगे आपका जी, उदान वायु डिस्टर्ब, तो बोलो वो क्या होता है, किसी को क्या पता। ये तो सिर्फ आयुर्वेद वालों को ही पता है कि आपका उदान वायु डिस्टर्ब हो गया या पान हो गया जी, है ना। जी, तो जी, इसका ये सिर्फ आयुर्वेद में आता है। तो अभी तो ये हमने सिर्फ ऊपर ऊपर के 5 पॉइंट है, इसके भी काफी सारे आगे वो है, पर वो इतना हमको अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पहले तो इतना ही समझ लें, है ना, बहुत है। जी। जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। मिकी जी। चलिए, थैंक यू थैंक यू, मोनिका। पुष्पा जी थैंक बात यू। करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ जी, अच्छा, कैसे हो आप? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु हम्म, माँ बहुत बड़ी। आप जैसे थैंक यू। बोले ना, मैं ब्रीथिंग कर रही थी ना, सांस ले रही थी ना, तो मेरे लेफ्ट साइड में ऐसा लगता है मेरा इतना इतना आधा भाग मेरा सांस ले रहा है और खींच ले रहा है, और छोटा ओहो, आधा भाग। अच्छा, उसको चाहिए था। हाँ, देखियो, ओके। ये ऑब्जर्व किया ना कि एक साइड बिल्कुल खाली है अभी, है ना। तो आपने जब ब्रीथ करना है तो आपने देखना है कि पूरे अंगों में पूरी तरह ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है ना। हर अंग को ऑक्सीजन हाँ, चाहिए। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारे और हर एक सेल में ऑक्सीजन जाती है। हाँ जैसे सांस ले रही थी वैसे वैसे पसीने छूट रहे थे मेरे को। जी, जी, जैसे सांस ले रही थी वैसे वैसे। हाँ। और वैसे देखो, वैसे नहीं बहुत पता चलता ना। हाँ, नहीं हाँ, चलता। हाँ। चलिए, बहुत थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री थैंक यू कृष्ण। बेली जी। जी, ये थैंक कितनी यू देर पुष्पा जी। करना चाहिए अगर रेगुलर उसमें करते हैं तो? हाँ जी, डीप ब्रीदिंग कितनी देर करनी चाहिए अगर रेगुलर करें 10 तो? मिनट शुरुआत में, 10 मिनट। ओके, उससे बढ़ाना है उसके बाद क्या? हाँ, अगर आप 15-20 नाड़ी शोधन जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप तो नाड़ी इसी शोधन में करना सीख ले, इंक्लूडेड है ना? हाँ। वो बहुत अच्छा रहेगा। आप YouTube में देख सकते हैं नाड़ी शोधन कैसा है, क्योंकि वो हमारी जो 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उसी से ही सारा बैलेंस में आता है शरीर। नाड़ी शोधन अगर सीख लिया तो वो बहुत अच्छा है, वो 10-15 मिनट सफिशियंट होता है करना, जी, है ना। नाड़ी जो शोधन हाँ, अनुलोम विलोम ही है, लेकिन डीप इनहलेशन एंड डीप एक्सलेशन के साथ होता हाँ, है। हाँ, हाँ, जी, उसमें रुकना पड़ता जी, है आपको, सांस को थोड़ी देर रोकते हो, 7-8 सेकंड ना। तो जी, वो जी, जी, उसमें रुकते हैं, थोड़ा तो वो सा नाड़ी शोधन होल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सबसे ठीक। जी, जी, अनुलोम विलोम उसका एक मतलब जिसको कह लो, उसका एक वर्जन है, जो आसान वर्जन बोल लो, जिनको जो रोक नहीं पाते, है ना, जो डीप ब्रीथ नहीं कर पाते, उनके लिए थोड़ा सा उन्होंने रख दिया। लेकिन नाड़ी शोधन सबसे ज्यादा जरूरी है प्राण में कोश के लिए। भस्त्रिका होते हैं जिनके गले का वो रुक जाता है, या हिचकियां, तो भस्त्रिका भी उनको बोलते हैं, लेकिन वो बाद में, है ना। लेकिन ये 2-3 जो तो करने ही चाहिए, नाड़ी शोधन तो सभी को करना ही चाहिए। फिर बाकी आपका कौन सा पार्ट डिस्टर्ब है, कौन सी वायु डिस्टर्ब है, उसके अकॉर्डिंगली प्राणायाम है। हम्म, जी मिकी जी, जैसे थैंक आपने यू। बताया नाड़ी शोधन की इम्पोर्टेंस, ऐसा ही वशिष्ठ मुनि ने बताया कि कोई भी हम पूजा पाठ जब करने बैठते हैं तो 11 बार नाड़ी शोधन करने का विधान बताया, जिससे हम्म, पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। जी, 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 बहुत वही, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो हाँ, मच। हाँ जी मिकी जी। जी। और इसी तरह जब हमने बोला तुलसी, उन्होंने बोला तुलसी क्यों रखते हैं, प्राण छूट रहे हैं, तो एक तरीका था बताने का कि तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खाना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कैसे इसको बताया जाए, तो हमने इसको बोल दिया कि ये देवताओं का है, ये
है ना, आहार है, बहुत शुद्ध है। तो एक तरीका था बताने का, सिंबॉलिक, कि तुलसी को खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये भी प्राण में कोश में ही आता है ना। तो तुलसी का सेवन और अच्छी औषधियां जो भी हैं, ये सब आयुर्वेद के अंतर्गत तभी बताया गया था कि कैसे शुद्धि होती है। जी मतलब अकेले तुलसी तो सफिशिएंट नहीं है, और भी बाकी बहुत सारी चीजें, लेकिन तुलसी का भी डेली खाना वो भी अच्छा होता है। उसको चबाना नहीं होता क्योंकि उसमें पारा होता है ना। तो थैंक यू सो उसको मच। मुंह में रख के सिर्फ थोड़ी देर मुंह में फॉलो रखना करना था, होता है हाँ, बस। पानी पीना होता, हाँ। ओके। जी जी जी। थैंक यू मरकरी डॉक्टर होती है उसमें जो जी जी पॉइजनस होती जी, है। उसको ऐसे जी खाना होता जी। जी। और जो उसका काढ़ा वगैरह बनाया जाता है जैसे चाय में वो भी डाल अच्छा के, है, या तभी हाँ उसको अच्छा माना गया ना तभी। जी जी जी। जी हाँ। थैंक यू सो मैंने मच। भी ओके। बहुत सारा काफी उपयोग किया ना तुलसी का, तो उससे भी हम्म, पता चला है कि कैसे उसको काढ़ा पीना है। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। अभी पिछले थैंक- बार का भी सेशन देखा था हाँ और अभी का हाँ भी हाँ। और ज्यादा अच्छे से डिटेल में मैं समझ पा रही हूँ। पहले भी किया है ये सब चीजें हमने, लेकिन हम्म, अभी और डिटेल में आप समझा रहे हैं उसको, अच्छे से ग्रहण करने वाली हो गई हूँ ऐसा लग रहा है। जैसे अभी आप प्राण वायु हम बता रहे थे, तो प्राण, अपान, हम्म, समान, व्यान, तो ये तो हमें पता ही नहीं था। मतलब ये सब बस पता है कि ये होती है वायु, लेकिन हाँ वो हाँ। कैसे, कहाँ असर करती है, किस जगह से, मतलब कौन सी वायु शुरू होती है, क्या उसका असर हम्म, होता है, और क्या मतलब वो डिसबैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। जी तो बहुत जी। अच्छे से आपने समझाया मैम, हम थैंक बोल यू सो देते हैं ना कि मिस कैरेज हो गया, बस सिंपल मिस, हाँ क्यों हो गया मिस हाँ। कैरेज? वो वायु हम्म। डिस्टर्ब्ड है वहां की, उस एरिया की, हम उसके ऊपर हाँ काम ही नहीं करते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ जैसे तो गले में कोई प्रॉब्लम आई है, या पेट में, या नीचे हमारे और भी अंदर ऑर्गन्स में, तो वो समझ में आ रहा है कि मतलब आपकी वायु में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पहले जरूरी, जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो जी। मच। मिकी जी, जैसे आपने बताया कि नाड़ी शोधन करने से सब वायु बैलेंस में आ जाती है, तो उदान वायु के लिए कुछ अलग से है या उसी में हो जाएगा? नहीं, कुछ नाड़ी शोधन से तो वैसे काफी फर्क पड़ता ही है, लेकिन कुछ एक स्पेशल स्पेसिफिक प्राणायाम भी है। मैंने बोला हाँ ना, इसीलिए। भस्त्रिका भी है ना। नहीं, तो उड़ान वायु के लिए कौन सा है प्राणायाम? इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जी, बैलेंस करने के लिए उड़ान वायु हाँ, को। भस्त्रिका। भस्त्रिका, ओके। हाँ। जी जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। नाड़ी शोधन से तो ऑलमोस्ट सभी तरह की ही वायु इस पे बैलेंस होती ही होती है, क्योंकि उसमें तो हम 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों ही आ गई ना, पूरा का पूरा पूरा नाड़ी शोधन हो गया, है ना। और फिर उसके बाद टाइम, क्योंकि आप टाइम कितना देते हो, 15 मिनट 20 मिनट जरूरी हो जाता है जितना आपका, पर इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी जी। ये बहुत अच्छी आपने आज बात कुछ बताई है। पूछना चाहती हूँ। जी, बहुत इफेक्टिव। संतोष जी नमस्कार जी, मैं भी थोड़ा कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी रूपा जी, कि बात मैं करिए। ये कह रही थी कि मेरा जैसे कि कहीं कोई पेन वेन हो रही होती है ना, तो उस जगह को मैं दबाती हूँ तो मेरी ऑक्सीजन जैसे पानी वो निकलता है, तो ये ऑक्सीजन लेवल मतलब ऑक्सीजन आती है बाहर या क्या चीज बाहर आती है? कहाँ पर पेन आते हैं? जैसे अभी मेरे शोल्डर में कहीं भी पेन हो किसी में भी, तो मैं हम्म, ऐसे दबाऊंगी ना, तो उससे मेरे को उबासी आने लग जाती है। जी जी। हाँ, गैस पास इम्बैलेंस है होती ना। है। हाँ, वो जमा है ना गैस, पूरा वायु का प्रवाह सही नहीं है। देखिए, नहीं बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है ना। जी कुछ शोल्डर्स पे तो हम ये भी कहते हैं कि आपकी जिम्मेवारियां आपने बहुत ज्यादा ले ली हैं, कुछ पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स भी जमा होते हैं, प्लस ये इम्बैलेंस भी है, तत्वों का भी इम्बैलेंस हो गया बहुत ज्यादा। अब छोटे छोटे हम इम्बैलेंस एक्शन हो कर देते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, ये हमको गुस्सा है, हमने बोला कि नकारात्मक नहीं सोचना, तो हम क्या करते हैं, क्या है ना, ये क्या हो रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, करते हैं। गुस्सा तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, है ना। अब हम मन में ही ऐसा करें, हम फिजिकली भी नहीं कर रहे, हम मन में ही ऐसा सोच रहे हैं, उससे क्या हुआ, क्या इम्बैलेंस हुआ? ये मैं अपने आप को श्रिंक कर रही हूँ, गुस्से में श्रिंक कर रही हूँ। जब मैं ऐसे श्रिंक कर रही हूँ, मेरा ब्रेन सेल भी श्रिंक हो रहे हैं, मेरी बॉडी भी श्रिंक हो रही है, और मेरी एनर्जी में स्थूल, जिसको कहते हैं सॉलिड एनर्जी, मेरे ब्लड में सॉलिड एनर्जी बढ़ने लगी है, यानी कि अर्थ तत्व बढ़ने लगा है। जितना ज्यादा मेरे अंदर अर्थ तत्व बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा मैं सॉलिड होती जाऊंगी। और जबकि ऊर्जा क्या है,
लिक्विड, तरल, बहना हाँ है ना, हाँ जी। ब्लड को बहना है, ऊर्जा को बहना है, वो लिक्विड है। हमको वाइब्रेशन वो फैलाव में है। और जब मैं ऐसे कर रही हूँ छोटा सा, क्या है ये, क्यों नहीं मेरी बात मान रहा, दुनिया कैसी है, बस इतना सा, तो मेरे बॉडी में स्थूल बढ़ता जा रहा है, अर्थ तत्व बढ़ता जा रहा है, मेरे ब्लड में अर्थ तत्व बढ़ता जा रहा है, इम्बैलेंस हो गया, सब कुछ सॉलिड हो गया। जी बहुत Thank सारे you. रीजन होते हैं ना ऑर्गन्स में, तो आप अपना वो अलग अलग उसका वो है। तो हम तो छोटा सा एक्शन किया, हम बोलते मैं तो नेगेटिव सोचती नहीं हूँ, नेगेटिव तो हो गए, ये नेगेटिव क्या किया मैंने पूरे हाँ। बॉडी सिस्टम को जाम कर दिया, ब्रेक लगा दी, जी जी। स्ट्रॉन्ग हो और गया। कोई कहते हैं कि ऑक्सीजन निकलता है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ, Yes. तो मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीजन, कमी है। हाँ, आपको पहले सबसे पहले तो अपने बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। जी, हाँ। क्योंकि नहीं, हमारी मैं बॉडी तो 99.999% खाली स्पेस है, और हम उसको बिल्कुल, इम्बैलेंस कर देते हैं जो एक्शन करते हैं उसकी वजह से। जी 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 हाँ। जी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल परफेक्ट, सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। रिलेट करती है, जी श्वास हो गए, तत्व हो गए, चक्र हो गए, ये सब कुछ एक सब दूसरे से कुछ, रिलेटेड है। जी जी, इंटर रिलेटेड है सारा कुछ। जी जी। जी रीता गुरंग जी, बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन। जी। थैंक यू सो मच मैम। मैं ये Thank बात पूछना चाहती हूँ, कपाल भाती करने से क्या होता है मैम? देखिए, कपाल भाती से हमारे इंटरनल अनुलोम ऑर्गन विलोम, जैसे, अनुलोम विलोम तो ये होता है, वो मालूम है। कपाल भाती वो जब, देखिए अलोम विलोम भी जो Thank you. करते हैं ना, उसका भी एक प्रोसेस है। लोग बहुत जल्दी जल्दी, इसका भी एक मुद्रा बना के जब हम करते हैं, बैक बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, है ना, बड़े आराम से भरा है और आराम से छोड़ना है। जो हम ये कर रहे हैं, उसके कपाल भाती हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए एक्सरसाइज है एक किस्म की। और वो अंदर वाले जो ऑर्गन है वो स्ट्रांग भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं 10 10 मिनट मिनट करती हूँ अगर मैम अनुलोम रोज। विलोम करते हो, 10-15 मिनट आप अगर कपाल भारती करते हो तो बहुत अच्छा है ये। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू जी। वंदिता, बात कर लीजिए। हाँ मैम, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। मेरा भी बहुत Thank you. सारा हेल्थ प्रॉब्लम है और हाँ। वेट वेट भी गेन हो रहा है। तो आज ये अफर्मेशन बहुत अच्छा था मेरे लिए। मैं कुछ समझ में नहीं पा रही थी कि क्यों ये जो बोल रहे थे अभी पहले, मेरे को भी शोल्डर में कहीं पे भी आप दबा लो, गैस ऊपर निकलता है। डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं है। तो आज ये आपको पता लगा ना कि जो वायु आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा रही, या उसका जिसका प्रभाव ऊपर है वो ऊपर नहीं जा रहा, जो नीचे वाली है उसका प्रभाव नीचे की तरफ है, वो नहीं बाहर निकल रही, वो बॉडी के अंदर ही है, इम्बैलेंस है। इस वजह से वो आपकी बॉडी में वो है। तो आयुर्वेद की आप लो मेडिसिन, आपका वात पित्त कफ बैलेंस होगा उससे, है ना। नाड़ी वाले बता देते हैं आजकल तो नाड़ी टेस्ट करवाइए अच्छे डॉक्टर से, और आयुर्वेद में इसका अच्छा, और ये नाड़ी शोधन तो आपको करना ही करना पड़ेगा ना। यस मैम, ये तो बहुत अच्छा। कैसे होएगा? जी जैसे हमको नाड़ी खुद को कैसे होगा? हाँ, हाँ जी, मालूम नहीं नाड़ी हो। परीक्षण, आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण वाले डॉक्टर होते हैं, तो वो जब खाली पेट जाते हैं हर शहर में आजकल, तो बहुत अच्छे अच्छे वो नाड़ी देख के ही आपको बता देंगे क्या इम्बैलेंस है। और आजकल जो अच्छे डॉक्टर है आयुर्वेदिक के, उनके पास मशीन है, आप सिर्फ हाथ रखोगे, आप जो वैसे तो जो नाड़ी टेस्ट करते हैं ना, वो आपको खाली प्लेट बुलाते हैं, लेकिन आजकल इतनी टेक्निक बढ़िया आ गई है कि वो उनकी मशीन पर आप हाथ रखोगे, पूरा डेटा आ जाएगा आपका उसके पर, कहाँ पर कौन सा दोष है। तो आप चेक करवाइए, आयुर्वेद डॉक्टर के पास ही जाइए, प्राण में कोश ठीक होगा आपका, उसका इम्बैलेंस ठीक होगा तो ये चीजें ठीक होगी। नहीं तो ये हिचकियां नहीं जाती, डकार नहीं जाते, है ना, आवाज में गड़बड़, स्टैमरिंग, कहीं हकलाते हैं, तो ये सब इसी वजह से कि हमारी वायु डिस्टर्ब है, प्राण में कोश डिस्टर्ब है। और मोनिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे भी हेल्प करें वेट लॉस में। जी क्या बोला? नहीं, ये मोनिका जी ने बोला ना अभी, जो अग्नि तत्वों को लेकर मेडिटेशन करने के लिए, जी 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 वो तत्वों के थोड़ा साथ ग्रुप में, मेडिटेशन। जी हाँ जी, हाँ 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 थोड़ा ग्रुप में थोड़ा इंफॉर्मेशन डाल दे। बिल्कुल। मैंने आज एफर्मेशन ही दी है कि उसका हमारी बॉडी को, क्योंकि जब हम बार बार बोलते हैं तो हमें याद भी रहेगा, और जब हम श्वास लेते तो हमको ये भी पता लगेगा हम कैसे श्वास लेते हैं, नहीं तो 2-3 श्वास के बाद आप ऐसे हो जाते हो, नीचे हो जाते हो, जी, है ना। थैंक यू वंदिता।
जी तो जी थैंक यू। नीलम जी बात करिए। हेलो। हाँ जी, जी आत्मन हाँ ये जी पूछना चाहती हूँ, आपने बोला ना कई चीजें एलिमेंट्स में इम्बैलेंस हो जाते हैं। मेरे हाँ हाँ मेडिटेशन टांगों में, लेग्स वगैरह में, पाँव में बहुत पेन रहती है, तो क्या इसका मतलब है कि जो अर्थ एलिमेंट है उसमें इम्बैलेंस है, क्या मतलब है? अर्थ एलिमेंट भी हो गया, और जो हमने अपान वायु बोला, नीचे की तरफ जो वायु जा रही है, आपका पूरा पेल्विक रीजन उसी में ही आता है। अच्छा मूलाधार उसी में ही आ गया ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके सारे, है ना। जी। तो पूरा वायु का प्रवाह सही नहीं है, नाड़ी शोधन करिए। अच्छा, तो खाना मतलब खा रही हो, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे बॉडी में, है ना। लेग्स जी, में वीकनेस जान नहीं है, हाँ तो जो खाना खा रहे हैं बेशक उसका पूरा फल आपको नहीं मिल रहा। अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं, पूरा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और जो लोग सूर्य में नहीं बैठते, सुबह जब चढ़ता सूरज होता है उसके सामने बैठने की जिसको आदत नहीं है, उनका भी मेडिटेशन में सक्सेस नहीं होता। अगर जी आध्यात्मिक यात्रा में आपको आगे बढ़ना है, तो जब सूर्य उदय हो रहा होता है ना, तो सूर्य की तरफ मुंह कर आपको 10-15 मिनट बैठना है, ताकि उसकी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर पाए। वो सबसे अच्छी एनर्जी है जी जो आपकी पूरी पांचों कोशों के लिए जरूरी है। और हम ना सनसेट में बैठते हैं ना सनराइज में बैठते हैं, जी। तो ये आदत नहीं है। अगर आपने इसको अपनी आदत का हिस्सा बना लिया, तो भी मेडिटेशन में भी असर दिखेगा और कोशों पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ हमारे जी। गॉड रिसेप्टर, हमारे सेल्स जो हैं, वो उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे। जो रिसेप्टर्स खुलते हैं, जो चाहिए वो एनर्जी, जो सन की एनर्जी बॉडी को चाहिए, हम वो लेते ही नहीं है। तो फिर प्राण शक्ति नहीं बढ़ती। श्वास तो ले रहे हैं, वो तो हम उसको प्राणायाम से ठीक कर लेंगे, लेकिन प्राणदायिनी जो एनर्जी जो हमें चाहिए, है ना, वो कहाँ से मिलेगी। ये तो ज्यादातर मेडिटेशन के टाइम पे ही होती है, बाद में थोड़ी बाद वो ठीक हो जाता है। जैसे नीचे भी बैठने में, हिप बोन में और लेग्स में, लोअर पोर्शन में सब पेन रहता अर्थ है। तत्व आपका इम्बैलेंस है। मैंने कहा ना, अर्थ तत्व इम्बैलेंस है बॉडी में। जब अर्थ तत्व ज्यादा हो जाता है, वो भी कम हो गया तो भी, दोनों ही इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस में लेकर आना। सन एनर्जी में जाना बहुत जरूरी है, नंगे पांव चलना बहुत जरूरी है, जी पेड़ों जी को हग करना बहुत जरूरी है। और है ना, बहुत जरूरी है। पेड़ों के हम जाते हैं मैं एक शाम को। बात नमस्कार हाँ करती हूँ, चढ़ते हुए सूर्य को रोज नमस्कार करती हूँ, और थोड़ी देर फिर बैठी रहती हूँ धूप में। हाँ, उस एनर्जी को अपने ऊपर गिरने देना है, एब्सॉर्ब करने देना है, जी जी। इंटेंशन और के साथ। हाँ सन को जैसे सुबह सुबह राइज होता है, उस समय लगातार आधा मिनट तक 1 मिनट तक मैं देखती भी रहती हूँ, और उसमें बैठ के ही सन बाथ जरूर लेते हैं, जरूर, वो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। वही टाइम है जो आपने बोला कि आगे से लो हमारे फेसिंग होनी चाहिए सन। उसके बिल्कुल। बाद तो फिर पीठ पे लिया जाता है, बैक पे लिया जी जाता है, फिर आगे जी नहीं ले सकते। जी जी। हाँ हाँ तो बहुत जी मैम पावरफुल एक है, बात कभी भी पूछना मेडिटेशन में भी सन को इनवाइट करके जब करते हैं मेडिटेशन, तो बहुत अच्छा लगता बहुत है। पावरफुल। डायरेक्ट तो हाँ, दैट इज वेरी पावरफुल। जी जी, जी सनसेट भी और जी। सनराइज दोनों ही बोथ इम्पोर्टेंट है। बोथ। हाँ, यस। वहां उस थैंक यू। सनसेट वक्त की जो एनर्जी डिफरेंट होती है। एक बात पूछना था मैम। जी जी। पूछो। वो सनसेट स्टोन में वो किडनी में स्टोन हो तो क्या करे मैम, कि इसके कई उपाय है? किडनी में स्टोन कह रही है। ये तो देखो, बहुत सारे इमोशंस की वजह से स्टोन बनते हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है हमारे, जिसकी वजह से आप निकाल भी लोगे तो फिर दोबारा बन जाते हैं। हाँ वही हो रहा है मेरे हस्बैंड को मैम। हाँ, तो क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम है, जिस बिलीफ की वजह से वो स्टोन बन रहे हैं, जब वो बिलीफ नहीं खत्म होगा, वो स्टोन फिर बनते जाएंगे। पर फिजिकल बॉडी और प्राण में बॉडी को आप करने के लिए प्राणायाम करेंगे, जैसे जैसे आप इमोशनली मेंटली स्ट्रोंग होंगे। बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते आज, है ना। जब तक आपको समझ ही नहीं है कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये चीज क्यों जरूरी है, तब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट भी नहीं करोगे। तो जब हम ब्रीदिंग करवाते थे, लोग दो ब्रीदिंग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, वो 2-3 मिनट बस हो गया, बस आंखें बंद करके बैठना अच्छा, क्योंकि वो आसान लगता है। जी आंखें बंद करो और फिर सो जाओ मजे से, फिर बोलो मैंने 4 घंटे का ध्यान कर लिया, मतलब क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं ना करना पड़ रहा। आप मजे से सो रहे हो और ध्यान का ध्यान हो गया, खुद को उल्लू बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो यही पढ़ना से जब ठीक होगा मैम, ये अनुलोम जी विलोम कपालभाति।
अनुलोम विलोम से ज्यादा नाड़ी शोधन, है ना, नाड़ी शोधन ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं उसको बोल देती हूँ मैम। थैंक यू जी, मैम, थैंक थैंक यू। ओके जी, जी, थैंक यू, चलिए, थैंक यू थैंक यू सो मिकी मच, जी, बहुत थैंक बहुत यू, ही अच्छा सेशन रहा, थैंक यू जी। बहुत पावरफुल भी था। और आपने जो मेडिटेशन कराया लॉन्ग ब्रीथिंग के साथ में, तो बहुत इमीडिएट इफेक्ट उसका। जी, जी, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू। बहुत ओके, बहुत धन्यवाद पूरे ग्रुप की तरफ से। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, लव यू मैम, लव ग्रेटिट्यूड थैंक यू, थैंक यू, एंड लव यू। लव यू और मैम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लव यू ऑल। कल फिर लव यू। मिलेंगे हम। और मिक्की बेदी दी ने आज बहुत इंफॉर्मेटिव, जो भी इंफॉर्मेशन थी बहुत अच्छी थी, सबकी रिमाइंडर था सबके लिए करते समय, लेकिन उसको और डीपली जानते हुए जब करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है। मोनिका, आप ना ग्रुप में डाल देना वो अभी आपने जो लिंक इसमें डाला है ना, एलिमेंट्स के साथ मेडिटेशन वाला, तो शेयरिंग वाले ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलेंगे हम। और कल हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ रही हैं। हिरण्यगर्भ का है हमारा जो चल रहा है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। कल लव फिर यू, मिलते हैं। लव यू टू सभी मैम। का बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार दिल से। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू, थैंक यू।